नमस्ते विद्यार्थियों, मैं ताराचंद सैनी, व्याख्या के इतिहास राजपूताना पीजी कॉलेज की ऑनलाइन क्लास में आपका एक बार फिर स्वागत है। विद्यार्थियों कल पढ़ रहे थे कि भारत में तुर्की आक्रमण, कल का हमारा लेसन था भारत में तुर्की आक्रमण कि क्या कारण हुआ था कि इन अरबों ने तुर्कों ने भारत पर आक्रमण किया था। तो सबसे पहले महमूद गजनवी आता है विद्यार्थियों। महमूद गजनवी के बाद में दूसरा आता है महमूद गोरी। और जब महमूद गोरी आता है तो कारण बता दें कि जब भारत में महमूद गोरी आता है तो भारत में कौन कौन से राज्य थे, उसमें जो उत्तर पश्चिम वहाँ पर 3 मुस्लिम राज्य थे, फिर पृथ्वीराज चौहान था, फिर कन्नौज का राजा था, बंगाल में और बिहार में गोपाल और सैन लोग राज कर रहे थे, गुजरात में सोलंकी वंश शासन कर रहा था। उसके बाद में आ रहा था कि क्या कारण हुए कि भारत में महमूद गोरी ने आक्रमण किया। तो 4-5 कारण विद्यार्थियों की धन की प्राप्ति, साम्राज्य विस्तार की लालसा, अपने धर्म का प्रचार करना, इस्लामी जगत में अपनी प्रतिष्ठा करना, ये 5-7 कारण हैं जो भारत में आक्रमण के कारण होते हैं। उसके बाद में वो आक्रमण करता है। हमने कल पढ़ा था कि त्राइन का पहला आक्रमण होता है 1191 ईस्वी में। इसके बीच में होता है मोहम्मद गोरी व पृथ्वीराज चौहान के बीच में। इस युद्ध में है जो पृथ्वीराज चौहान जीत जाता है और मोहम्मद गोरी क्या होता है, हार जाता है। इस हार से मोहम्मद गोरी पूरी तरह से पिघला जाता है और वापस कहां पर चला जाता है, गौर प्रदेश की तरफ। ये गौर प्रदेश की तरफ चला जाता है। लेकिन 1 साल की दोबारा सुदृढ़ तैयारी करने के बाद में पुनर्लौट कर 1192 ईस्वी और 1192 ईस्वी में त्राइन का दूसरा युद्ध होता है। विद्यार्थियों, और इस त्राइन के दूसरे युद्ध में है जो मोहम्मद गोरी जीत जाता है और पृथ्वीराज चौहान हार जाता है। और पृथ्वीराज चौहान हारते ही है, भारत की गुलामी की दास्तां शुरू हो जाती है। 1192 से भारत गुलाम होता है और 1947 में जाकर कहीं पर आजाद होता है। इसके बाद पूरा गुलामी बना रहता है। इस दूसरे युद्ध में क्या है कि अपने हिंदू राजा है उनको हम अंत में चर्चा करेंगे जब इसके सामाजिक कारण आएंगे कि क्यों भारत के लोग राजा हार जाते थे। इसमें कुछ अपने हिंदू राजाओं की कमी थी। हालांकि पृथ्वीराज चौहान जैसा महान पराक्रमी शासक हुआ है, इसके बराबर कोई शासक नहीं हुआ। कन्नौज का जयचंद था, ये भी एक महान पराक्रमी शासक था। मोहम्मद गोरी के सामने कुछ नहीं था, लेकिन कुछ कमियां थी इन लोगों में जिस कारण ये महान प्रतापी शासक होते हुए हार जाते और मोहम्मद गोरी जीत गया। एक तो ये प्रजावत से लेके जब 1193 में त्राइन का युद्ध हो रहा था, मोहम्मद गोरी हार गया था तो उसकी सेना भाग रही थी और पृथ्वीराज सेना ने का पीछा नहीं किया। अरे जाने दो, हम तो वैसे इनको माफ करते हैं, और ये चले गए। जब 1192 में दोबारा युद्ध होता है और इस बार मोहम्मद गोरी ने कूटनीति का प्रयोग किया, धूर्तता का प्रयोग किया। ये त्राइन के मैदान में हाथ चल जाता है। तो सबसे पहले विद्यार्थियों आज हमारा पत्र व्यवहार होता है और पहले पृथ्वीराज चौहान जाता है, पिछले साल तो आया था, इस बार दोबारा आ गया, तो ये भी अपनी सेना लेकर चला जाता त्राइन युद्ध में और फिर पत्र व्यवहार करता है। पृथ्वीराज का राजदूत होता है मोहम्मद गोरी के बीच में कि भाई अगर अपनी जान बचाना चाहते तो वापस चले जाओ, नहीं तो इस बार हम आपको मार देंगे। पिछली बार आपको हरा देता है, इस बार पूरी तरह जान से मार देंगे। मोहम्मद गोरी ने इस बार चालाकी से प्रयोग किया, अपना दूत भेजा कि मैं जो मेरी मर्जी से भारत में आक्रमण कर लेके नहीं आया, मेरा गौर प्रदेश जिनका मुख्य स्थान था गौर, अर्थात गौर में मेरा भाई, इसका बड़ा भाई का नाम था सिहाबुद्दीन। ये सिहाबुद्दीन गोरी है जो मैं मेरे भाई के आदेश पर यहाँ पर आया हूँ। आप मुझे 1 महीने का टाइम दो, मैं मेरे भाई के पास में संदेश पहुँचाता हूँ, उसकी जो इच्छा होगी वो कर दूंगा। मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान मान लिया, कोई बात नहीं, तो तेरे भाई के पर में चले, उसको समझा युद्ध मत कर। ये पूरी तरह से क्या हो गया, निश्चित हो गए कि भाई अभी युद्ध नहीं होगा, वो भाई के पास में चला गया। और एक दिन मोहम्मद गोरी जो दिन रात युद्ध की तैयारी में लगा रहा। और एक रात है जैसे कि युद्ध होता था विद्यार्थी पहले, तो जो दोनों सेनाएं थी, ये सेनाएं हैं और ये सेनाएं, ये काफी दूर एक दूसरे से पड़े थे, लगभग 5 किलोमीटर में गैप है कि गोरी की सेना अगर यहाँ पर पड़ी है तो उसके बाद में 5 किलोमीटर का आसपास था, 5 किलोमीटर 3 किलोमीटर लगभग एक अच्छा सा गैप होता था। और यहाँ पर कौन सी है, चौहान की सेना। जैसे ये पूरी तरह से निश्चित हो गई और ये धीरे धीरे बढ़ते हुए इनकी सेना के पास में आ गए। और एक रात क्या हो विद्यार्थियों, इन्होंने अपने बाड़ी में मशाल जला दी, अर्थात जो रात में लाइट तो होती थी, मशाल जला दी और मशाल यहाँ पर रख दी अपने कैंप में। तो पृथ्वीराज चौहान की निश्चित थी भाई गोरी की सेना अपने कैंप में आराम से सो रही है और ये रातों रात इधर से आ गए और आधे इधर साइड से आ गए। और
और सुबह 4 बजे के टाइम जब गौरी की पृथ्वीराज सेना नित्य व्यायाम में जैसे नहा धो रही थी, कोई पूजा पाठ कर रहा था, कोई लाइट बात कर रहा था, उस समय अचानक आक्रमण करती है, सेना में भगदड़ मच जाती है। पृथ्वीराज चौहान है जो हाथी पर बैठकर अपनी सेना का उत्सवर्धन करते हैं, लेकिन उस समय देखते हैं कि बहुत ज्यादा हालत खराब होगी और ये युद्ध हार जाते हैं और ये युद्ध हारते ही गौरी युद्ध जीत गया, वो मोहम्मद गौरी को पकड़ लेते किडनैप कर लेते। तो ये कुछ कमियां थी इनमें, तो ये क्राइम का दूसरे युद्ध हार जाते हैं। उसके बाद में आता विद्यार्थियों तीसरा युद्ध, इनके बाद में तीसरा युद्ध होता जो मुख्य युद्ध था वो मैन युद्ध था, और वो कौन सा था 1194 ईस्वी में होता विद्यार्थियों, और ये होता है चंदावड़ का युद्ध। चंदावड़ का युद्ध, ये चंदावड़ का युद्ध विद्यार्थियों पृथ्वीराज जयचंद और मोहम्मद गौरी के बीच, ये जयचंद और मोहम्मद गौरी के बीच होता है। इसमें क्या है, मोहम्मद गौरी जयचंद पर आरोप लगता है कि क्या है, गद्दार है, क्योंकि जयचंद की और पृथ्वीराज चौहान की आपस में लड़ाई हो रही थी। जयचंद की पुत्री का नाम था संयोगिता, इसकी पुत्री का नाम था संयोगिता, और ये संयोगिता है जो पृथ्वीराज चौहान से प्रेम करती थी। तो पृथ्वीराज चौहान ने एक युद्ध किया विद्यार्थियों कि जब वरमाला चल रही, उस वरमाला में इस संयोगिता को किडनैप करके उठाकर ले जाता है और शादी करता है। तो इससे जयचंद और पृथ्वीराज की दुश्मनी ज्यादा बढ़ गई थी। तो जयचंद है जो पृथ्वीराज को हरा नहीं पाया, तो उसने क्या किया कि मोहम्मद गौरी को आमंत्रित किया कि आप भारत में आओ और पृथ्वीराज चौहान पर आक्रमण करो। आप है जो जैसे ये लगभग भारत है, इस भारत में ये पंजाब वाला क्षेत्र जिसका हो गया गौरी का हो गया था, ये सीमाएं किसकी है, पृथ्वीराज चौहान की है, और नीचे क्या आ गया, कन्नौज आ गया। उसने कहा कि आप है जो उत्तर की तरफ से आक्रमण करो, मैं नीचे से करूंगा और पृथ्वीराज चौहान को मार देंगे। लेकिन जब पृथ्वीराज गौरी तराई के युद्ध में हार गया, गौरी तराई के युद्ध में जब जीत गया, उसके बाद में दिल्ली तक अजमेर पूरे दिल्ली में उसका अधिकार हो गया। तब उसने कहा कि पहले तो जयचंद ने मुझे बुला दिया, लेकिन जब मेरा पृथ्वीराज चौहान से युद्ध हो रहा था तो उसने मेरी सहायता नहीं की, इसलिए ये गद्दार है, मैं इसका भी राज्य छीनूंगा। तो 1194 में चंदावड़ नामक स्थान पर का युद्ध होता है, जिसमें जयचंद हार जाता है विद्यार्थियों और मोहम्मद गौरी जीत जाता है। इस जीत के साथ ही मोहम्मद गौरी है जो भारत में एक उसका दास था विद्यार्थियों, मध्यकाल में एक दास परंपरा हुई है, और ये दास परंपरा क्या थी कि दासों को खरीदते परोसते थे, अर्थात जो ईरान इराक थे इनमें दास बनाते थे। जैसे कि मैं हूँ और मेरे 10 बेटे हैं, तो मैं उनको पढ़ा लिखा नहीं सकता, पाल पोस नहीं सकता, तो जैसे अपनी सब्जी मंडी लगती है, अनाज मंडी लगती है, ऐसे ही इनमें मध्य एशिया में दासों की मंडी लगती है जहाँ पर लड़के और लड़के बेचे जाते थे। तो ये राजा महाराजा शेख साहूकार जो भी है जिनको काम के लिए चाहिए वो दासों को खरीद लेते थे। तो उस मोहम्मद गौरी ने दास खरीद रखा था, और ये दास था जिसका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक ये एक खूबसूरत दास था, और इस दास को किसने खरीद लिया था, मोहम्मद गौरी ने खरीद लिया था। अब 1194 में गौरी तो वापस गौर प्रदेश की तरफ चला जाता है, और भारत में कौन रह जाता है, उसका दास कुतुबुद्दीन ऐबक यहाँ पर गद्दी पर बैठ जाता है, पूरी शासन व्यवस्था करता है। तो ये था 1194 में चंद्रावड़ का। उसके बाद कुछ छोटे छोटे युद्ध होते हैं विद्यार्थियों, इसके बाद कुछ छोटे छोटे युद्ध हुए, जैसे कि बयाना और ग्वालियर का आक्रमण, बयाना और ग्वालियर पर आक्रमण, ये 1195 से 96 अर्थात ये आक्रमण बयाना और ग्वालियर पर है, जो 1195 और 96 में मोहम्मद गौरी आक्रमण करता है और उनको जीत लेते हैं। उसके बाद में है ये ऐबक जीत लेता है। उसके बाद में है जो ये 1194 में गौरी तो नाम था गौर प्रदेश में, कुतुबुद्दीन भारत का शासक हो जाता है, उसने बयाना और ग्वालियर को छोटे छोटे राज्य को जीत लिया। उसके बाद में 1197 में उसने गुजरात अभियान किया और उसने गुजरात को भी जीत लिया था। मोहम्मद गौरी एक बार आया था तो गुजरात के राजा भीमदेव ने उसको हरा दिया था, लेकिन अब इस बार क्या है कि उसने गुजरात को भी जीत लिया। छोटी छोटी भारत में मुख्य जीत तो किसकी थी, पृथ्वीराज चौहान के, जयचंद की विशाल साम्राज्य थे और बहुत बड़े राजा थे। बाकी देश सारे छोटे छोटे हैं जिनको जीत लेता है। 95-96 में ग्वालियर, भरतपुर, बयाना, ग्वालियर को जीत लिया। उस बाद में 97 में गुजरात को जीत लेता है। उसके बाद में है अपने
राजस्थान में विद्यार्थियों कोटा बूंदी को, ये जो छोटे छोटे राज्य हैं इनको जीत लिया इसने, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। उसके बाद में विद्यार्थियों एक चंदेलों का राज्य था, बुंदेलखंड चंदेलों का राज्य था। इसका राजा कौन था? एक परमर्दी देव। ये परमर्दी देव है। चंदेलों का एक राजा था, कौन था ये? परमर्दी। ये गद्दी पर बैठ जाता है और ये पृथ्वीराज चौहान का समकालीन होते विद्यार्थियों। जो बुंदेलखंड वाला राज्य है, जैसे कि कुतुबुद्दीन ऐबक बैठे हुए, उसने बयाना ग्वालियर को जीत लिया, उसके बाद में गुजरात को जीत लिया, फिर अपने राजस्थान कोटा बूंदी को उसने जीत लिया। उस बाद में एक बुंदेलखंड वाला था जो चंदेलों का राज्य था, जहाँ का शासक कौन था विद्यार्थी? समय परमर्दी देव। ये परमर्दी देव है जो पृथ्वीराज का समकालीन था और इस समय क्या हो गया था? वृद्ध हो गया था। वो ऐबक ने इस पर आक्रमण किया, ये युद्ध में लड़ता हुआ है और बुजुर्ग था वैसे मर गया। इसका एक मंत्री है विद्यार्थियों अजयपाल। इसका एक मंत्री है अजय देवपाल। ये इसका मंत्री अजय देवपाल है जो युद्ध को जारी रखता है, लेकिन उसके बाद में ये भी धीरे धीरे उस युद्ध को हार जाता है और इसने कालिंजर का दुर्ग छोड़कर, कालिंजर का दुर्ग छोड़कर, जब ये लगा कि अजय देवपाल हार गया है तो कालिंजर का दुर्ग छोड़कर कहां पर चला गया? अजयगढ़ में एक अजयगढ़ नामक दुर्ग है, वहां पर चला जाता है और इस तरह कुतुबुद्दीन का कालिंजर के दुर्ग पर भी अधिकार हो जाता है। ये सारा कुतुबुद्दीन ऐबक की विजय थी। उसके बाद में सबसे महत्वपूर्ण आता विद्यार्थियों भारतीय इतिहास में कलंक है, उस चीज को पढ़ेंगे। इस कुतुबुद्दीन ने भी अपना एक दास बना रखा विद्यार्थियों। जैसे दास, हम भारत के लोग तो दासों की भी दास रहे विद्यार्थियों। तो जो इस समय कौन था? गोरी, मोहम्मद गोरी था, मोहम्मद गोरी। और मोहम्मद गोरी का दास कौन था इस समय भारत में? कुतुबुद्दीन ऐबक। ये भारत में क्या था? गोरी का दास था कुतुबुद्दीन ऐबक। और कुतुबुद्दीन ऐबक ने भी एक दास बना रखा था, उस दास का नाम विद्यार्थियों जो भारतीय इतिहास में कलंक के नाम से प्रसिद्ध है। अगर वो व्यक्ति भारतीय इतिहास में नहीं रहता तो आज भारत की हालत ही कुछ और होती, क्योंकि उसने विश्व प्रसिद्ध नालंदा विश्वविद्यालय को जलाकर नाश कर दिया था, जिसमें भारत को वैभव था, संस्कृति थी, ज्ञान था, विज्ञान था। जो विश्वविद्यालय लगभग विदेशों से 10-10 हजार विद्यार्थी वहां पर एक साथ पढ़ते थे, 1000 अध्यापक वहां पर पढ़ाते थे, जहाँ पर शिक्षण की पूरी सुविधाएं निःशुल्क थी। वो ज्ञान का केंद्र था, उस ज्ञान के केंद्र को जलाकर नाश कर दिया, जिसका नाम है बख्तियार खिलजी। उस बख्तियार खिलजी ने विद्यार्थियों बिहार में नालंदा में आग लगा दी। उसकी 6 महीने उसकी लाइब्रेरी जलती रही। देखो कितना समृद्ध साहित्य रहा होगा कि उसकी 9 मंजिला एक लाइब्रेरी थी, उस लाइब्रेरी को जलाकर राख कर दिया। लगभग 6 महीने तक नालंदा विश्वविद्यालय की लाइब्रेरी जलती रही। कितना ज्ञान उसमें जल नष्ट हो गया। ये था इस कुतुबुद्दीन ऐबक का एक दास था बख्तियार खिलजी। ये क्या था विद्यार्थियों? बख्तियार खिलजी की एक सकल सुरती बेढंगा था, अर्थात सकल सूरत में बेढंगा, अर्थात खूबसूरत नहीं था, नाक बड़ा था, मुंह बड़ा था, एक तरह से बेढंगा था ये बख्तियार खिलजी। लेकिन शरीर में बड़ा हष्ट-पुष्ट था, लेकिन शरीर में हष्ट-पुष्ट था, लेकिन शरीर में क्या था? बख्तियार खिलजी बेढंगा था, लेकिन शरीर में हष्ट-पुष्ट था। और इसी योग्यता को देखते हुए कुतुबुद्दीन ऐबक ने है जो बिहार की सीमा पर एक जगह ले लिया था, एक छोटी सी रियासत दे दी। बख्तियार खिलजी है कुतुबुद्दीन ऐबक का दास है। ये बेढंगा था, लेकिन शरीर से हष्ट-पुष्ट था। युद्धों में एक तरह से युद्ध में अच्छी लड़ाई करता था। इसी से खुश होकर कुतुबुद्दीन ऐबक ने बिहार की सीमा पर एक छोटी सी रियासत दे दी विद्यार्थी। किसको? इस बख्तियार खिलजी को। लेकिन ये बख्तियार खिलजी महत्वाकांक्षी शासक था विद्यार्थी, महत्वाकांक्षी। ये इतना महत्वाकांक्षी था कि संपूर्ण भारत को अपने अधीन करना चाहता था। तो इस छोटी सी रियासत को उसने केंद्र बनाकर, जो इस छोटी सी रियासत है इसी को इसने केंद्र बनाकर है
जो बिहार और बंगाल पर अपना आधिपत्य जमाया। तो उसके बाद में आता है बिहार और बंगाल पर आधिपत्य। बिहार और बंगाल पर आधिपत्य, ये एक पॉइंट अपना कि कैसे, जैसे उसने कालिंगर को जो दुर्ग को जीत गया, कोटा बूंदी को जीत गया, गुजरात को जीत गया, अब उसने बंगाल और बिहार पर कैसे दिया, तो कुतुबुद्दीन ऐबक तो इस समय दिल्ली में था, उसने बिहार बंगाल की तरफ हाथ ही नहीं देखा। जैसे लगभग अपना ये भारत है, इस भारत में ये तो कहां पर आ गया, दिल्ली में, कौन, ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक बैठ गया, और यहाँ पर है इस पूर्वोत्तर साइड में से ध्यान नहीं दिया कि मुझे जाना है नहीं जाना, लेकिन बख्तियार खिलजी है उसकी नियुक्ति कर दी, छोटी सी रियासत है, एक छोटी सी जगह है बिहार की सीमा पर, कि तुम यहाँ पर शासन कर, तूने युद्ध में अच्छी किया है। जैसे राजा महाराजा पहले खुश हो रहे थे तो उसको रियासत दे पाए, आपको फलाना गांव की रियासत दी जाती है। बख्तियार खिलजी से खुश होकर उसने बिहार के पास एक छोटी सी रियासत दे दी, और निश्चित होगा बख्तियार खिलजी महत्वाकांक्षी शासक था, और महत्वाकांक्षी ने छोटी रियासत को केंद्र बनाकर है वहां पर आसपास लूटमार शुरू कर दी, अर्थात जो केंद्र था वहां पर क्या है, आसपास में लूटमार शुरू कर दी, लूटमार शुरू कर दी, और एक विशाल सेना बना ली, और एक विशाल सेना बना ली। बिहार के आसपास उन्होंने लूटमार करना शुरू कर दिया, और एक विशाल सेना का गठन कर लिया, किसने, बख्तियार खिलजी ने। और उसके बाद में सबसे पहले वहां कहां पर जाता है, बिहार पर आक्रमण करता है, और बिहार में समझ जाते हो बौद्धों का केंद्र था। बिहार में कौन थे, बौद्धों का केंद्र था, बौद्धों का राज्य था, एक तरह से बौद्ध यहाँ पर राज करते, और बौद्ध क्या थे, अहिंसा की पुजारी, अर्थात बौद्ध धर्म जो हिंसा में विश्वास नहीं था, अहिंसा परमो धर्म है, जैन धर्म और बौद्ध धर्म अहिंसा में विश्वास रखते हैं, ये अहिंसा के पुजारी थे। इसी बिहार में विद्यार्थियों नालंदा विश्वविद्यालय था, नालंदा विश्वविद्यालय, ये नालंदा विश्वविद्यालय विद्यार्थियों इतना सफल था कि लगभग 10,000 विद्यार्थी यहाँ पर अध्ययन करते थे, और देश के ही विदेश के यहाँ पर विद्यार्थी करते थे। लगभग 1,000 शिक्षक यहाँ पर पढ़ाते थे, 1,000 शिक्षक यहाँ पर पढ़ाते थे। और सबसे मुख्य बात विद्यार्थी, जैसे आज अगर शिक्षा का व्यवसाय, शिक्षा को व्यवसाय में मान लिया, यहाँ पर शिक्षा क्या थी, पूरी तरह से निःशुल्क थी, चाहे देश का हो या प्रदेश का हो, विद्यार्थियों यहाँ पर शिक्षा पूरी तरह से निःशुल्क थी। अर्थात जो राजा होता था वो राजा 100 गांव नालंदा विश्वविद्यालय को दान में दिया जाता था, अर्थात इन 100 गांवों की जो भी आय होगी वो नालंदा विश्वविद्यालय को दी जाएगी, जो शिक्षा में अग्रणी होंगे। और यहाँ पर रहना खाना आवास विद्यालय था, हॉस्टल यहाँ पर, कि रहना खाना सब कुछ निःशुल्क था। ज्योतिष, ज्ञान, विज्ञान, धर्म, दर्शन, ये सारे चीजों के यहाँ पर शिक्षा दी जाती थी। वो बौद्ध धर्म का प्रसिद्ध केंद्र था। बख्तियार खिलजी जाता है और यहाँ पर जब वो देखता है, जब ये जाता अपने अभियान पर, तो इतनी तीव्र गति से निकलता है कि विद्यार्थियों मात्र 100 आदमियों को लेकर ही है बिहार में प्रवेश कर जाता है। अपने 100 घुड़सवार है, उन घुड़सवारों के साथ में बिहार में प्रवेश कर जाता है और बौद्धों का कत्लेआम करता है। बौद्ध अपनी जान बचाने के लिए जंगलों में भाग जाते हैं, तो उसने प्रसिद्ध नालंदा विश्वविद्यालय को जलाकर नाश कर दिया। इसको जलाकर नाश कर दिया। और विद्यार्थियों रोचक बात बताऊं, जो ये दुर्दांत आतंकवादी है, एक तरह से मलेच्छ का ये बख्तियार खिलजी, आज इसी के नाम पर बिहार में बख्तियार खिलजी प्लेटफॉर्म है, अर्थात वहाँ के रेलवे स्टेशन का नाम है, जिसने पूरे बिहार को जलाकर नाश कर दिया था। अगर बख्तियार खिलजी ना होता तो आज ये समृद्ध साहित्य हमारे पास होता और भारत पुनः विश्व गुरु कहलाता। तो ये थी नालंदा विश्वविद्यालय। इसको जलाकर बौद्धों को पूरी तरह से मौत के घाट उतार दिया और बिहार पर अपना कर लिया, अधिकार कर लिया। उसके बाद भी महत्वाकांक्षी शासक था, अब जाता कहां पर, बंगाल की तरफ आता है। इसमें है बिहार की सीमा में छोटा सा रियासत था। अब ये कहां पर चलता है विद्यार्थियों, आगे जाता है बंगाल में। अब ये आता है बंगाल में। बंगाल में होता क्या विद्यार्थियों, ये इतना था कि यहाँ पर है जो सेन साम्राज्य था विद्यार्थियों, सेन साम्राज्य। मैंने आपको कल भी बताया था कि मोहम्मद गजनवी के समय पर पालों का राज था, लेकिन अब सेन साम्राज्य था। और यहाँ का राजा था विद्यार्थियों लक्ष्मण सेन।
ये लक्ष्मण सेन एक वृद्ध था, इस समय वृद्ध हो गया। और बख्तियार खिलजी, ये बख्तियार खिलजी है अपनी जीत से इतना उत्साहित था कि मैंने बिहार पूरी तरह से नष्ट कर दिया, और अपनी जीत से इतना था कि अगला बिहार किसको करता है, बंगाल को करता है। और मात्र विद्यार्थियों अपने 17 घुड़सवारों के साथ में 17 घुड़सवारों के साथ बंगाल की राजधानी नदिया में प्रवेश कर जाता है। मात्र विद्यार्थियों बख्तियार खिलजी अपने 17 घुड़सवारों के साथ में बंगाल की राजधानी नदिया, इस नदिया में प्रवेश कर जाता है और सीधा राजमहल में चला जाता है, और सीधा राजमहल में चला जाता है, राजमहल में चला जाता है, सीधा राजमहल में चला जाता है। वहां पर जाता है, मारकाट हो जाता है। वृद्ध लक्ष्मण सेन को अपना यह अनुमान नहीं लगा पाता, वहां पर एकदम से हड़दंग मच गई, मारकाट मच गई। तो इन्होंने सोचा कि बख्तियार खिलजी की पूरी सेना यहाँ पर आ गई है, और जल्दी से लक्ष्मण सेन वहां से अपना राज्य छोड़ देते हैं। लक्ष्मण सेन है जो राज्य को छोड़ देते हैं, अर्थात जो इसकी राजधानी थी, इस राज्य को छोड़कर लखनऊ चले जाते हैं, लखनऊ चले जाते हैं। और बंगाल पर भी इस बख्तियार खिलजी का अधिकार होता है। बख्तियार खिलजी मात्र 17 घुड़सवारों के साथ में बंगाल के राजा नदिया प्रवेश करते हैं, वो पर मारकाट हो जाते हैं। जब राजा लक्ष्मण सेन को पता चलता है कि पूरी सेना में मारकाट हो जाती है, तो लक्ष्मण सेन ने आनंद फन में तुरंत फैसला ले लिया और इसको छोड़कर अपने राजा नदिया को छोड़कर कहां पर जाता है, लखनऊ में। लखनऊ प्राकृतिक रूप से सुरक्षित है, प्राकृतिक रूप से जिसके चारों तरफ पहाड़ी नदियां होना, अर्थात उनको पार करना आसान न हो, तो वहां पर चले गए और लखनऊ में यहाँ पर तैयारी करने लगे, अपनी सेना को पुनः संगठित करने लगे। इसके बीच में जब राजा को छोड़ चल जाए तो व्यक्तियों का मनोबल हो गया, और इस बख्तियार खिलजी ने बंगाल को पूरी तरह से नष्ट कर दिया, मंदिरों को तोड़ फोड़ दिया और घरों को पूरी तरह से लौटा, अपनी बहन बेटी लड़कियों की इज्जत को नीलाम किया इस बख्तियार खिलजी ने। लेकिन इस बंगाल को जीतने के बाद में उस बंगाल यहाँ से बहुत ज्यादा धन प्राप्त हुआ, बंगाल और बिहार से बहुत ज्यादा धन प्राप्त हुआ। तो इस धन का एक हिस्सा कहाँ पर पहुंचा दिया जाता, वो ऐबक को पहुंचा दिया, कुतुबुद्दीन ऐबक को धन पहुंचा दिया। और जब ऐबक को धन पहुंचा दिया तो ऐबक ने कहा क्या कि बंगाल और बिहार का सूबेदार बना लिया, किसे, इस बख्तियार खिलजी को, कि आज के बाद में तू बख्तियार खिलजी बंगाल और बिहार का सूबेदार है, वहां का तू राजा है। लेकिन बख्तियार खिलजी है इससे थोड़ी संतुष्ट होने वाला था, उसने और चला बंगाल और बिहार को विजिट करने के बाद में, उसके बाद में चलता वो आसाम और तिब्बत की तरफ। इस बख्तियार खिलजी ये बख्तियार खिलजी अपनी विजयों से उत्साहित होकर आसाम व तिब्बत की तरफ चला जाता है। अर्थात देखो बख्तियार खिलजी बंगाल और बिहार को विजिट करने के बाद में उसके अगले होते हैं कि मैं आसाम और तिब्बत की तरफ जाऊं। तो जब जाता है तो आसाम को भी जीत लेता, वो आसाम को भी जीत लिया, आसाम उसने क्या किया, जीत लिया। वहां पर भी गया और बुरी तरह से लोगों को मारा काटा, यहाँ पर सरकार भी असंगठित थे और आसाम को पूरी तरह से जीत लिया। लेकिन जो ही आगे वो तिब्बत की तरफ जाता है, विद्यार्थियों तिब्बत की तरफ जाता है, तो तिब्बत के सरकार क्या हो गए, संगठित हो गए। तिब्बत के सरकार क्या हो गए, संगठित हो गए, अर्थात वो लोग संगठित होकर खिलजी से
युद्ध किया। उन्होंने क्या किया विद्यार्थियों कि जो आसाम को तो जीत लिया बख्तियार खिलजी ने, लेकिन जो भी तिब्बत की तरफ जाता है तो तिब्बत के जो सरदार थे वो संगठित होकर खिलजी से युद्ध करते हैं। और एक प्राकृतिक चीज था तो तिब्बत है, पहाड़ी इलाका, बर्फ पड़ती है और तिब्बत में क्या वो इस सारे होते थे, उनको पहाड़ों पर चढ़ने की हैबिट थी। लेकिन जो मुस्लिम सेना थी उनको पहाड़ों पर युद्ध करने का अभ्यास नहीं था। तो प्राकृतिक जगह के कारण खिलजी हार गया और खिलजी है जो उस समय तिब्बत में खिलजी प्राकृतिक कारण यहाँ पर हार गया। अर्थात जो प्राकृतिक से जो पहाड़ नदियां थी उनमें खिलजी युद्ध नहीं कर पाया और खिलजी यहाँ पर जब कर जाता है, हार जाता है। इस हार से वो इतना हतोत्साहित होता है, हार गया यहाँ पर तिब्बत में, तिब्बत से वो हार जाता है और इस तिब्बत से हारने के बाद वो इतना हतोत्साहित हो जाता है, इतना उदासीन हो जाता है कि खाट पकड़ लेता है और उसके बाद उसकी मृत्यु हो जाती है कि मैं हारा तो तिब्बत में क्यों हारा। और उसके बाद में इसकी 1204 के आसपास इस बख्तियार खिलजी की मृत्यु हो जाती है। लगभग नहीं 1207 के आसपास है जो बख्तियार खिलजी की मृत्यु हो जाती है। क्योंकि इस तिब्बत को हार गया, उसको गम लगा कि मैं इतनों को विजिट कर लिया, मैंने आसाम, तिब्बत, बंगाल जैसे बड़े राज्यों को विजिट कर लिया और तिब्बत छोटा सा नहीं आता है, इसी का गम उसको लेकर आया और कुछ समय बाद में उसकी मृत्यु हो गई। तो ये तो विद्यार्थियों बख्तियार खिलजी जो अपने आप में थे महत्वपूर्ण, एक बहुत ही एक तरह से कि भारतीय इतिहास में आलेख है बख्तियार खिलजी। अगर बख्तियार खिलजी न होता तो शायद आज भारत कुछ और ही होता, क्योंकि भारत का जो विश्व ज्ञान था, जो नालंदा विश्वविद्यालय था, जो विश्व के लोग पढ़ने गए थे, उस पूरे अतुल्य समृद्ध साहित्य को जलाकर नष्ट कर दिया। लगभग 6 माह तक लाइब्रेरी जलती रही, 6 माह का अंतराल कितनी महान, कितनी विशिष्ट लाइब्रेरी रही होगी। ये तो विद्यार्थी आज था। अब आगे टॉपिक है कि हिंदुओं की पराजय करना, कि जो मोहम्मद गोरी भारत में आक्रमण करता है तो वो राजस्थान के इतने सूरवीर थे, पृथ्वीराज चौहान, जयचंद जैसे महान योद्धा थे, उनके बाद में ये लोग कैसे हार गए, क्यों इन हिंदुओं की हार हुई? उनके 4-5 कारण हैं, उनका